नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज मैं हमारे चैनल नोबल नेचर आरएस पर जो मैंने पर्यावरण कन्वेंशन से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट करी थी उसका सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगे और आपके दिल्ली पुलिस, पटवार या फिर आरएस कहीं पर भी अगर ये सीरीज काम में आए तो इसको कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं और जिसमें आज मैंने सबसे पहले वोन कन्वेंस जर्मनी लिया है। वोन शहर जर्मनी में है और यहाँ पर 1979 में एक मीटिंग हुई थी जिसको वोन कन्वेंस के नाम से जाना जाता है। और ये वोन कन्वेंस प्रवासी जानवरों एवं उनके आवासों के संरक्षण के लिए की गई थी। आपको स्मरणीय रहना चाहिए कि प्रवासी जानवर वे जानवर होते हैं जो किसी विशेष कंडीशन या विशेष जलवायु की परिस्थितियां बदलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे मनुष्य को बेरोजगार या शिक्षा ग्रहण करने के लिए या रोजगार प्राप्त करने के लिए अपने गांव या अपने देहाती एरिया से शहरों की ओर जाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार प्रवासी जानवरों को अपनी रक्षा और अपनी जलवायु के समान जलवायु में जाने के लिए प्रवास करना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण बताऊं तो साइबेरियन सारस साइबेरिया में मिलता है, 8 महीने वहीं पर रहता है, लेकिन 4 महीने जो कि हमारे सर्दियों का वक्त होता है वहां पर साइबेरियन सारस को बर्फ में जीने में असहूलियत होती है और वह रूस के उत्तरी पार्ट से उड़कर चाइना से होता हुआ हिमालय पर्वत के ऊपर से होता हुआ भारत में विचरण करता है। और भारत में भी उसकी एक पर्टिकुलर जगह है जो कि घना पक्षी विहार भरतपुर में है। ठीक उसी प्रकार इस बार एक और प्रवासी पक्षी का आप उदाहरण ले सकते हो जो कि एक टिड्डी दल बेसिक रूप से भूमध्य सागर के आसपास सूडान है, नाइजीरिया है। इसके अलावा सूडान, नाइजीरिया, मिस्र आदि देशों में मिलता है, जहां से उड़ करके ये इस बार ईरान, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान होता हुआ भारत के पश्चिमी भागों में पहुंचा था। और खरीफ की फसल यानी जब खरीफ की फसल बोई गई थी उस वक्त उसको नष्ट करने में कहीं न कहीं अपनी अहम भूमिकाएं निभाई थी। इसके बाद में ये कहा कि वोन कन्वेंस 1979 में हुई और वोन कन्वेंस जो लागू हुई थी ये 1983 में लागू हुई थी, जो कि इसकी एक कोप मीटिंग हुई थी फरवरी 2020 में, जो कि कोप 13 थी या 13 थी कोप, जो कि भारत के गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुई थी। और राजस्थान का जो राज्य पक्षी गोडावण है जो उसको इसका शुभंकर चुना गया था दोस्तों। और अपने जो गोडावण है उसको IUCN की संकटापन्न या क्रिटिकल एंडेंजर्ड प्रजाति में रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका शुभंकर हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी था गोडावण, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर की में जो मरु उद्यान है वहां पर मिलता है। और इस जो वोन कन्वेंस है इसमें कोप 13 की मीटिंग कहाँ हुई थी? गुजरात के गांधीनगर में हुई थी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और 2019 में हुई थी। इसके बाद में बात करूं तो दूसरा समझौता हुआ है एक ट्रैपिक, TRAFFIC ट्रैपिक की फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना कोमोरेक। यह एक बेसिक समझौता है जो WWF और IUCN के द्वारा मिलकर के बनाया गया है। WWF और IUCN द्वारा ट्रैपिक समझौता बनाया गया, जिसमें होता है किसी भी जानवर का या किसी भी पक्षी का एक देश से दूसरे देश के बीच में जो ट्रेड किया जाता है उस ट्रेड के ऊपर रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे मान लो हाथी दांत का भारत के द्वारा हाथी दांत का जो इंग्लैंड या यूरोप के देशों में जो व्यापार किया जाता है उसका जो रिकॉर्ड्स रखा जाता है उसे कहा जाता है ट्रेड रिकॉर्ड्स या ट्रैपिक नियम या ट्रैपिक संगठन के अंतर्गत उसको रिकॉर्ड डेट रखा जाता है, इसी को कहा जाता है ट्रैपिक। इसके अलावा UNCCD तीसरा मैंने संगठन लिया है। UNCCD की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसमें एकमात्र संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक समझौता हुआ था जो कि 1994 में हुआ था। ट्रैपिक जो समझौता हुआ था ये 1976 में हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ट्रैपिक जो समझौता है 1976 में होता है और UNCCD की स्थापना 1994 में होती है। और 94 इसलिए होती है क्योंकि 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में एक
ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और उस पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 अपनाया गया था। उस एजेंडा 21 को क्रियान्वित करने के लिए यूएनसीसीडी की स्थापना 1994 में की जाती है। और यूएनसीसीडी का कार्य ये होता है कि जो डेजर्टिफिकेशन, जो मरुस्थलीकरण का जो प्रसार बढ़ रहा है विश्व में वैश्विक स्तर पर, उस मरुस्थलीकरण को रोकना। ऐसा कहा जाता है कि भारत के जो पश्चिमी भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल स्थित है। कभी यहाँ पर 33 सागर हुआ करता था और उस 33 सागर के तट पर बहुत सारी नदियां आकर गिरती थी और यहाँ पे बायोडायवर्सिटी बहुत हद से मिलती थी। इसके अलावा यहाँ पर जो वनस्पति थी वो भी बहुत मिलती थी, यानी कि जैव विविधता इतनी अधिक थी कि यहाँ पर कभी हरियाली हुआ करती थी। लेकिन कुछ समय ऐसा आया जिसमें हकरा और घग्गर नदियां जैसी नदियां सूख गई और उस नदियों के सूखने के कारण आज लगातार यह मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। और ऐसा माना जाता है कि भारत का जो अरावली क्षेत्र है उसकी कटी फटी होने के कारण, उसका अवशिष्ट हो जाने के कारण आज जो पश्चिम मरुस्थल है वो पूर्वी राजस्थान में और दक्षिण पूर्व राजस्थान में भी फैल रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे मरुस्थल को रोकने के लिए यूएनसीसीडी की स्थापना 1994 में की गई थी। एक इसमें भी यूएनसीसीडी की जो बैठक हुई थी सितंबर 2019 में, ये नोएडा उत्तर प्रदेश में होती है। दोस्तों, नोएडा उत्तर प्रदेश इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यूएनसीसीडी की 2020 की मीटिंग यहां पर हुई है। इसके अलावा नोएडा उत्तर प्रदेश में ये मीटिंग होने के कारण यूएनसीसीडी आपके सभी एग्जाम में, चाहे आप दिल्ली पुलिस लो, चाहे आप पटवार लो या फिर रीट लो, ये आपके यूएनसीसीडी की फाइनली मीटिंग जो 2019 में अपने नोएडा उत्तर प्रदेश में हुई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आगे बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट जो कि कोप 14 मीटिंग थी, एक थी कोप 13 जो कि गुजरात गांधीनगर में हुई थी, वह मीटिंग थी वॉन कन्वेंस की। और एक मीटिंग हुई है हमारे भारत में यूएनसीसीडी की कोप 14 मीटिंग जो कि सितंबर 2019 में नोएडा उत्तर प्रदेश में हुई है। दोस्तों, एक और रोचक तथ्य है कि एकमात्र वैश्विक संगठन जो कि सौर अलायंस, वैश्विक सौर अलायंस, इंटरनेशनल सौर अलायंस ISA, इंटरनेशनल सौर अलायंस, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा ये बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में बनी थी। ये पेरिस समझौते का परिणाम ही थी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसी ISA की स्थापना की गई है, इंटरनेशनल सौर अलायंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और एकमात्र वैश्विक संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय भारत में है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि भारत ने किसी भी संगठन को बनाने में अहम भूमिका निभाई 2015 में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कार्य ये था, पहले तो इसमें सिर्फ कर्क और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दोनों के बीच में जितने देश स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जितने देश हैं उनके लिए ही ये धारणा थी, या फिर उन देशों के लिए ही अपना जो ये सौर गठबंधन था। लेकिन अब इसको वैश्विक स्तर पे बना दिया गया है और इसका प्रतिनिधित्व भारत और फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है। और इसी को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री को बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के द्वारा 2018 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया था। ये सिर्फ इस संगठन को बनाने के लिए दिया गया था। दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और इसका मुख्यालय भारत में है, गुरुग्राम उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में आगे बात करूं, पेरिस जलवायु समझौता, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समझौता किसने करवाया था? बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने करवाया था। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कहलाए गए डोनाल्ड ट्रंप, जिनका कार्यकाल 2016 से लेकर 2020 में समाप्त हो गया, और अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन साहब आ चुके हैं और अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला कमला हैरिस बन चुकी है। ये भी दोनों याद रखना दोस्तों कि जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी थे, उन्होंने भारत, फ्रांस और रूस जैसे देशों से मिलकर के पेरिस समझौता किया था 12 दिसंबर 2015 को। और 12 दिसंबर 2015 को जो पृथ्वी या अर्थ सम्मेलन 1992 था, रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 था, इसको आगे बढ़ाने के लिए कोप 21 का आयोजन किया गया था पेरिस, फ्रांस की राजधानी, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। और इस पेरिस में
21वीं जो बैठक हुई थी पृथ्वी सम्मेलन की, उस 21वीं बैठक के दौरान ही 12 दिसंबर 2015 को बराक ओबामा जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इमैनुअल मैक्रोन जी के नेतृत्व में एक समझौता हुआ, जिसे पेरिस जलवायु समझौता कहा जाता है। और ये समझौता एक बैठक के तहत अपनाया गया। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात यह है, इसमें यह कहा गया था कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उस कार्बन उत्सर्जन को इतना कम करना कि प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी कि यानी कि पूर्व औद्योगिक क्रांति के जो पूर्व स्तर था उससे भी 2% कम तक लाना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, जो दुनिया कार्बन की वजह से पीछे हट रही है, जो कार्बन का उत्सर्जन उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, उस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों की सहायता करने के लिए ये समझौता हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह दोस्तों, जिस समझौते में अमेरिका अहम भूमिका निभा रहा था, उस समझौते से डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में 2018 में खुद अमेरिका बाहर हो गया। उस समझौते से खुद यूएसए 2018 में बाहर हो गया दोस्तों। इस जलवायु समझौते से अमेरिका और चाइना भी बाहर हो चुका है 2018 में। दोस्तों बहुत दुख की बात है कि चीन और अमेरिका दोनों देश इस समझौते से बाहर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस समझौते को भारत और फ्रांस ने नेतृत्व प्रदान करते हुए आज भी लागू करने की दौड़ में बने हुए हैं। भारत में कुछ आपको पता हो तो 175 गीगावाट इंडिया में एक लक्ष्य रखा गया है। 175 गीगावाट इंडिया में एक लक्ष्य है। 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है, जिसमें 100 गीगावाट तो है सौर ऊर्जा, इसके अलावा 60 गीगावाट है पवन ऊर्जा और 15 गीगावाट अन्य, यानी कि कुल मिलाकर 175 गीगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने जा रहा है भारत नवीकरणीय, और इसका लक्ष्य है 2022। तो दोस्तों याद रखना, भारत ने 2022 तक 2018 में पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के लिए 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि न्यू रिन्यूएबल एनर्जी उत्सर्जित करने की बात कही है, जिसमें से 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट है सौर एनर्जी और 60 गीगावाट विंड एनर्जी और 15 गीगावाट अन्य कोई भी अनादर एनर्जी। इसके बाद में आगे बात करूं तो इसका लक्ष्य जो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से पहले की जो कार्बन उत्सर्जन था उससे 2% कम करना एक लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया जुटी हुई है, लेकिन अमेरिका और जिस यूएसए जैसे अच्छे विकसित हो चुका अमेरिका और विकासशील देशों की सबसे टॉप श्रेणी में चाइना, दोनों देश बाहर हो गए। ये इस दुनिया के लिए दुख की बात है कि ये दोनों देश इस समझौते से बाहर हो चुके हैं। भारत ने इस समझौते को लागू करने के लिए सब किया है। इसके अलावा 2022 तक जो किसानों की इनकम है दोगुनी करने के लिए भारत की सरकार ने कुछ पीएसयूज को, जो पब्लिक सेक्टर के कृषि क्षेत्र थे, उनको निजीकरण भी करने की सोच रहा है। और अभी हमारी संसद ने 3 बिल पास किए थे कृषि से रिलेटेड। उन 3 बिलों के विरोध में जो अकाली दल की हरसिमरत कौर थी, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। वो कृषि मंत्री नहीं रही है, उनकी जगह नरेंद्र सिंह तोमर को संभाला गया है। सहकारिता मंत्री थी, वो वहां से भी हट चुकी है और पंजाब के किसानों के साथ आंदोलन कर रही है। भारत में भयंकर प्रोटेस्ट आंदोलन चल रहा है। स्पेशल एनसीआर रीजन में आजकल इसका रीजन यही है कि जो हमारी कृषि है उसमें 2022 तक दुगुना करने के लिए, जो गवर्नमेंट के द्वारा डबल इनकम किसानों की करने के लिए जो प्रोसेस चलाया जा रहा है, अब दोस्तों इनकम डबल तभी हो सकती है जब इसमें कोई नया तरीका अपनाया जाए। कृषि में हो, एग्रीकल्चर में हो, चाहे फिर फूड प्रोसेसिंग कहीं भी हो, इनमें अगर बिना नई टेक्निक के कुछ नहीं हो सकता। तो फिर भी हमारे लोग पंजाब और हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बड़े बड़े। तो इस प्रकार जो पेरिस जलवायु समझौता है ये एक अविस्मरणीय ऐतिहासिक समझौता था, लेकिन अमेरिका और चीन जैसे देश इनसे बाहर हो चुके हैं और भारत और रूस आज भी लगा हुआ है इसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा कुछ 25 जो मीटिंग हुई है कोप 25 स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुई है। और कोप 25 जो मीटिंग है इसमें 2 लड़कियों ने भाग लिया था जो कि बहुत ऐतिहासिक लड़कियां बन चुकी है। एक थी ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की रहने वाली थी और ग्रेटा थनबर्ग ने
पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा नोबेल प्राइज 2020 के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। ग्रेटा थनबर्ग एक पर्यावरणविद है जिसकी उम्र ओनली 16 साल है। इसने भरी कोप 25 के तहत मैड्रिड स्पेन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक को ये कहा था कि आप हम जैसे नौनिहाल बच्चों की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो, क्यों हमारा भविष्य इस पर्यावरण को खराब कर रहे हो। और इसके साथ साथ एक भारत की 8 वर्षीय कनिंगम लूसी प्रिया कनिंगम भी गई थी, जो कि मणिपुर की रहने वाली है। लूसी प्रिया कनिंगम को भी आप याद कर सकते हो, 8 वर्ष की एक बालिका है जो कि मणिपुर भारत की रहने वाली है, लूसी प्रिया कनिंगम। इसके बाद में लास्ट फैक्ट है आज का, 26वां जो कोप 26 है ये कहाँ होगा, ये ग्लासगो में होगा। इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। 25वीं मीटिंग आज हमने पढ़ा वोन कन्वेंस जर्मनी में 1979 में, और ये लागू हुआ 1983 में। इसके बाद में हमने ट्रैपिक पढ़ा, ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना कमोरोक। इसके बाद में यूएनसीसीडी पढ़ा जो कि डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड था। 1994 में स्थापना हुई थी और इसका लास्ट सम्मेलन भारत में हुआ है 2019 में। इसके बाद पेरिस जलवायु समझौता पढ़ा जो 12 दिसंबर 2015 को हुआ था। और इसके बाद में हमने कोप 25 पढ़ा जो कि मैड्रिड स्पेन में हुआ था। इसके अलावा 2 लड़कियों का नाम पढ़ा, एक थी ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की और एक थी लूसी प्रिया कनिंगम मणिपुर भारत की। इसके अलावा हमने लास्ट में कोप 26 कहाँ होगी, ये ग्लासगो में होगी। इस प्रकार दोस्तों मैं अपने वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। जिस प्रकृति में हमें बनाया है उसका आप संरक्षण करना। जय हिंद, जय भारत। अब नए वीडियो में